बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल, कक्षा 11th आरोह भाग 1 जो का के गद्य भाग का पहला पाठ है नमक का दारोगा, उसके कहानी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। कहानी का सार हम पहले पढ़ चुके हैं। अभ्यास के प्रश्न देखिएगा। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है और क्यों करता है? कहानी का प्रमुख पात्र है, नायक है जो इस कहानी का, वो वंशीधर हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कहानी के सभी पात्रों में वंशीधर ही शुरू से लेकर के अंत तक कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ और चरित्रवान बना रहता है। भले ही उसे उसका पिता रिश्वत लेने की सलाह देता है, उसके चारों ओर समाज भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है, फिर भी वह कमल के फूल की भांति कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ करके मानवीय और नैतिक जीवन मूल्यों का पालन करता है। जब सारा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो भी उसने अपना सत्यनिष्ठा का मार्ग नहीं छोड़ा। भ्रष्ट वकील, न्यायाधीशों, अन्य कर्मचारियों की भांति वह धन के हाथों नहीं बिका, न ही धन की शक्ति के आगे वो झुका। मुकदमा हार जाने पर भी उसे अपने पर गर्व अनुभव हुआ। वह एक चरित्रवान युवक है। इसलिए वंशीधर हमें कहानी के सभी पात्रों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कौन करता है? वंशीधर। क्यों करता है? क्योंकि कोई उसकी ईमानदारी को खरीद नहीं सका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू उभर कर सामने आते हैं? जब कहानी हमने शुरू में पढ़ी तो कैसे थे, और अंत में कहानी का अंत आया तो वंशीधर पंडित अलोपीदीन कैसे थे? पंडित अलोपीदीन कहानी का प्रमुख पात्र है, पुरुष पात्र है। कहानी में कथानक में गतिशीलता उसके चरित्र के कारण बनी रहती है, क्योंकि कहानी सारी उसी के चारों तरफ घूम रही है। उसके व्यक्तित्व के दो पहलू उभर कर सामने आते हैं, अशुभ और भ्रष्टाचारी व्यक्ति। कहानी के आरंभ में पता चलता है कि नमक के व्यापार में खूब हेराफेरी करता है, कर्मचारियों को रिश्वत दे करके सारे गलत और गैर कानूनी काम भी करवा लेता है। उसे अपने धन की शक्ति पर बड़ा घमंड है। वह खुद तो भ्रष्टाचारी है ही, सारे कर्मचारियों को भी रिश्वत दे देकर उसने भ्रष्ट कर दिया। वह अंधेरे में बड़े आराम से चोरी का व्यापार करता है। रात के अंधेरे में उसने लालच देकर न्यायालय के न्यायाधीश, वकील सबको भ्रष्ट कर दिया, सबको खरीद लिया, और दोषी होने पर भी न्याय को अपने पक्ष में, पैसे के बल पर अपने पक्ष में कर लिया। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति की कभी प्रशंसा नहीं की जा सकती। समाज के सामने वह इज्जतदार और सम्माननीय बना रहा, वास्तव में हर गलत काम करता है। इस प्रकार उसका दोहरा चरित्र अशुभ है। दूसरा शुभ व्यक्ति तो कैसे है? कहानी के आरंभ में तो तरह तरह के लालच दे करके वो भ्रष्ट करना चाहता है और न्यायालय में न्याय को अपने पक्ष में करके वंशीधर को नीचा दिखाता है। लेकिन कहानी के अंत में वही अलोपीदीन वंशीधर की कर्तव्यपरायणता, धर्मनिष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ करता है। इतना ही नहीं, उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक, मैनेजर नियुक्त करता है। उसकी यह गुण ग्राहकता में प्रभावित करती है कि वो गुणों को समझता है, किसी के गुणों की कदर करता है। उसके व्यक्तित्व का यही शुभ पक्ष है। तो शुरू में तो अशुभ पक्ष था, उसका भ्रष्टाचारी था, और कहानी के अंत में शुभ व्यक्तित्व वाला दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। इनमें निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से जो उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए। उद्धृत का मतलब लेते हुए, पाठ में जहाँ जिक्र आया है बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला वृद्ध मुंशी के चरित्र से तत्कालीन समाज के भ्रष्ट चरित्र का पता चलता है, परिचय मिलता है। वो एक ऐसा पात्र जो अपने बेटे को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित करता है, कहता है कि तू रिश्वत ले। समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को रिश्वत रूपी आय बनाने के परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। इस संबंध में वृद्ध मुंशीधर द्वारा वंशीधर को कहे गए ये शब्द देखिए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यह है मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी कि मुंशी, जो ये वृद्ध मुंशी हैं, वो अपने बेटे को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, इसमें वकील आया है। आज के युग में वकीलों के जीवन का मुख्य लक्ष्य कानूनी गैर कानूनी काम की चिंता किए बिना धन कमाना है। जब अंग्रेजी सरकार ने नमक पर पाबंदी लगा दी थी तो नमक के दारोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया था,
तब सभी वकील अपनी वकालत छोड़ करके नमक का दारोगा बनने की इच्छा व्यक्त करने लगे थे। वे दारोगा बनने को महत्वपूर्ण समझने लगे थे। सरकारी और गैर सरकारी वकील न्याय की जीत पर खुश होने की अपेक्षा अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते थे। वे न्याय का गला घोटे जाने पर भी खुश होते हैं। न्याय के रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तो न्याय की यह सबसे बड़ी हार होगी। दोषियों भ्रष्टाचारी आरोपी दिन के पक्ष में फैसला होने पर भी वे कितने खुश होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। अगला था शहर की भीड़, जो आम जनता है। शहरवासियों की भीड़ सदा ही तमाशे का मजाक लेती है। उन्हें तो आरोपी दिन जैसे नए नए भ्रष्टाचारी लोग देखने में आनंद आता है। यद्यपि वे स्वयं भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किंतु किसी भ्रष्टाचार का भेद खुलने पर उसे पापी कहने, उसका जुलूस निकालने से भी नहीं चूकते। पठित जो कहानी हमने पढ़ी है नमक का दारोगा, उसमें ये पंक्तियाँ जो नीचे आएंगी वो उनकी छवि को दर्शाती हैं। जब दूसरे दिन पंडित आरोपी दिन अभियुक्त होकर के कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। ये पहले भी आया था, वृद्ध मुंशी की जो बातें थी। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझा। क्वेश्चन बनता है यह किसकी उक्ति है, ये कथन किसका है। ये वंशीधर के बूढ़े पिता का है, वृद्ध मुंशी का है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया क्योंकि ये रोज रोज खर्च होकर के घटता जाता है। ये मिलता तो महीने में एक बार है, लेकिन अगले दिन घटते 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 जल्दी खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। वक्तव्य जो बात कही, जो कथन का, क्या आप उससे सहमत है। नहीं, हम एक पिता की इस बात से सहमत नहीं। हमारा मत है कि ऊपरी आय से ग्लानि उत्पन्न होती है, चारित्रिक पतन होता है और ईमानदारी से कमाया हुआ धन भले ही चाहे वेतन के रूप में हो, उससे असली खुशी मिलती है, वास्तविक प्रसन्नता मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, नमक का दारोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस कहानी का क्या और कोई हेडिंग भी हो सकता था, क्या और कोई शीर्षक भी हो सकता था। कहानी के दो अन्य शीर्षक हो सकते हैं, असत्य पर सत्य की विजय, दूसरा ईमानदारी भी हो सकता है। असत्य पर सत्य की जीत कैसे। इस कहानी का ये जो कहानी की मूल समस्या से जुड़ा हुआ है। वंशीधर सत्यता के पथ पर चलते हैं और आरोपी दिन असत्य के रास्ते पर। आरंभ में भले ही वंशीधर को हार का मुंह देखना पड़ा, किंतु अंत में भ्रष्टाचारी और असत्य पथ्यगामी आरोपी दिन वंशीधर के सामने गिड़गिड़ाता नजर आता है, झुकता नजर आता है, उसके गुणों की प्रशंसा करता है। इस बात से सिद्ध होता है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई। दूसरा हेडिंग ईमानदारी भी कह सकते हैं। यह शीर्षक कहानी के उस मर्म को छूता है जो सबको प्रभावित करता है। ईमानदारी का पद जितना कठिन और संघर्ष में है, उतना ही मूल्यवान और सम्माननीय भी है, जैसा कि वंशीधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी के अंत में आरोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस कहानी का अंत आप किस प्रकार करते हैं। अगर आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। कहानी के अंत में आरोपी दिन वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। इसके पीछे तर्क ये कि आरोपी दिन को किसी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी था, रिश्वतखोर लोग ही देखे थे उसने ईमानदार देखे ही नहीं थे। उसने धन की शक्ति से सबको हराया था। केवल वंशीधर अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने धन को ठुकरा दिया था और ईमानदारी के रास्ते पर, धर्म और ईमानदारी के रास्ते पर डटा रहा था। उसके इन्हीं महान गुणों को देख करके आरोपी दिन ने उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु कर्मठ, कठोर और ईमानदार वंशीधर की नियुक्ति की थी। उनकी ईमानदारी को देखकर ही वंशीधर की नियुक्ति की थी। उम्मीद है कि आपको पाठ के प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।